आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर पढ़ेंगे, जिनके लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश का जन्म सन 1890 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1971 ईस्वी सन में हुआ था। सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं। तो श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए हैं। कि यहाँ पे प्रश्न एक ही पूछा गया है, लेकिन उस एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग 4 व्यक्तियों से लिया गया, तो उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए। कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। कि लेखक को यह प्रश्न हमेशा कचोटता रहता है कि देश में कई विशेष पुरुष होने के बावजूद, बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। प्रश्न कौन सा है कि हमारा देश जो है वो प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। अवसर आने पर वे यह प्रश्न अपने उन विदेशी मित्रों से भी पूछने से नहीं झिझकते, जिन्हें यहाँ रहते हुए, यानी कि भारत देश में रहते हुए अपने भारत देश के बारे में अच्छी जानकारी होती है। ऐसे लोगों को वो ये प्रश्न पूछते रहते हैं। कि प्रस्तुत पाठ में यह सवाल उन्होंने अपने 4 विदेशी मित्रों से पूछे हैं। कि इस पाठ के अंदर लेखक श्री प्रकाश ने अपने 4 विदेशी मित्रों से एक ही प्रश्न किया कि हमारा देश जो है वो प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो चारों महानुभावों का उत्तर अलग अलग था। उन्होंने अपने अपने ढंग से भारतीयों के द्वारा हुए अनुभव से उन्होंने अपने अपने ढंग से जवाब दिया है। और इस चारों उत्तर का निष्कर्ष यह निकलता है कि देश तभी उन्नति कर सकता है, कि हमारा भारत देश तभी प्रगति कर सकता है जब सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठापूर्वक अपना काम करें। आइए हम पाठ देखते हैं। तो सबको ही कुछ न कुछ खब्त होता है। यहाँ पे शब्द है खब्त। खब्त का अर्थ क्या होता? धुन सवार होना। कि संसार के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को के ऊपर कोई ना कोई धुन सवार रहती ही है। मुझे भी कई बातों का खब्त है। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे भी कई बातों की धुन सवार मेरे ऊपर भी रहती है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ। सहृदय का अर्थ होगा दयालु। साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ कि आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ प्रगति नहीं कर रहा है। लेखक ने क्या कहा है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई धुन सवार रहती ही है। तो लेखक को भी कई बातों की धुन सवार है। उनमें से एक कौन सी है कि जब भी किसी विदेशी से उनकी मित्रता हो जाती है, तो जब उन्हें मैं सहृदय पाता हूँ, कि जिनके साथ उनकी मित्रता होती है उन्हें वे दयालु पाते हैं या समझते हैं। और साथ ही उन्हें यह ज्ञात होता है कि वो विदेशी मित्र जो है वो बहुत दिनों से भारत देश में रहा है, और भारत देश में ज़्यादा दिन रहने के कारण उन्हें बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त हुआ है हमारे देश का, हमारे देश के लोगों का। तो उनको किसी अच्छा मौका पाकर, सुअवसर यानी किसी अच्छे मौके को देखकर पाकर मैं उन्हें ये प्रश्न पूछ बैठता हूँ कि आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। कि हमारे देश के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारे विशेष पुरुष हैं, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, फिर भी हमारा देश जो है वो प्रगति नहीं कर रहा है।
तो ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। क्या कहते हैं लेखक कि हम ऐसा लगता है कि हम जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। चकित होना यानी उन्हें आश्चर्य होना कि उनके विदेशी मित्र जो है वो लेखक के प्रश्न को सुनकर अवश्य ही आश्चर्य में डूब जाते हैं। उत्तर देते संकोच करते हैं और उत्तर देने में वे संकोच भी करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। शिष्टता का अर्थ क्या होगा? बल मनसाहत, और वो क्षमा भी चाहते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं। लेखक क्या कहते हैं? लेकिन मैं जवाब जाने बिना उन्हें छोड़ता नहीं हूं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूं। बाध्य का अर्थ होगा विवश, कि मैं उत्तर देने के लिए उन लोगों को विवश कर देता हूं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। पहले मित्र कौन है उनके? वृद्ध ईसाई पादरी। पादरी का मतलब कि ईसाई धर्म का पुरोहित। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर मंदिर के अंदर पुजारी होता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म के अंदर होता है वो, कि उनके पहले मित्र जो है वो एक वृद्ध ईसाई पादरी है और वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक यानी पत्नी के साथ, कि वे कितने सालों से हमारे देश में रह रहे हैं? 36 सालों से। और 36 सालों से भारत में रहने के बावजूद भी उन्होंने ईसाई धर्म का, ईसाई मत का उतना प्रचार नहीं किया जितना उन्होंने सपत्नीक यानी पत्नी के साथ रहकर देश के दरिद्र यानी गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा में वो लगे रहे। कि उन्होंने 36 साल रहने के बावजूद भी ईसाई मत का उतना प्रचार नहीं किया जितना उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर भारत देश के गरीब नर नारियों की सेवा की, सामाजिक सेवा की। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। ये लेखक क्या कहते हैं कि मेरे पहले मित्र के लिए मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आदर है, सत्कार है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो पहले मित्र ने क्या जवाब दिया? हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा? तो भारतीय जो है वो कभी भी अपने काम में गर्व नहीं करते। कि विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत बढ़ा चढ़ा कर की गई बात। कि यहाँ पे अगर किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा? बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर आवेदन देगा, दरखास्त करेगा, अर्जी करेगा। दरखास्त का मीनिंग होगा आवेदन। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है और बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह नौकरी ढूंढने की शुरुआत करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाए तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। कि जो नौकरी पाने वाला व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि यदि मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मैं मेरे मालिक की शुभकामना यानी उनके बारे में अच्छा ही सोचूंगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही, जीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए किया गया काम, कि स्थान मिलते ही, कि नौकरी मिल जाते ही वह क्या करता है? अपने नौकरी के साधन को ही खराब समझने लगता है। कि जिस नौकरी को पाने के लिए वो बड़े बड़े शब्दों में आवेदन पत्र भेजता है और वही नौकरी उसे मिल जाए तो वो क्या करेगा? उसे खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र यानी भीतरी चाल। और अन्य साथियों से मिलकर उस नौकरी को या उस काम को खराब करने के लिए वो अलग अलग चालें चलने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। नाक में दम कर डालना मुहावरा है जिसका अर्थ होगा परेशान कर डालना। कि वो अपने मालिक की नाकों में दम काट डालता है यानी परेशान करता है। जो नौकरी मिलने से पहले क्या सोचता है कि वो सदा मालिक की शुभकामना करेगा, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाती है वो क्या करता है? अपने मालिक के नाक में दम कर डालता है यानी परेशान कर डालता है। कि और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। ये हुई भारत देश की बात की। अन्य देश के लोग भी नौकरी के लिए आवेदन तो देते हैं,
लेकिन वो कैसे, तो साधारण शब्दों में। वो बढ़ा चढ़ाकर आवेदन पत्र देते नहीं है, वो साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाए तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। ये रही दूसरे देशों की बात कि वो सामान्य शब्दों में आवेदन पत्र देते हैं और जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, जैसे ऐसा सोचते हैं कि सारे संसार की गति जो है वो उन्हीं पर निर्भर करती है और यदि वो काम नहीं करे मन से तो संसार की गति थम जाएगी और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। और इस ऐसी सोच के साथ दूसरे देश के लोग जो है वो काम करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।